नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है और दिनों दिन भीषण होता जा रहा है। आज युद्ध का तीसरा दिन है और ऐसे में रूस ने अपना पूरा फोकस यूक्रेन पर लगा दिया है और पूरी शक्ति के साथ रूस यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और यह जो है ये एक फुल फ्लेज वार है, जिसको हम लोग लिमिटेड वार नहीं कर सकते, यह बिल्कुल फुल फ्लेज वार है। आप देखिए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरीके का फुल फ्लेज वार किसी भी दो बड़े देशों में ऐसा नहीं हुआ। पिछले जो 70 वर्ष का जो दौरान रहा, 75 वर्ष का, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद के जो जितने भी वार्स हुए हैं वो एक लिमिटेड वार्स हुए हैं। चाहे वो 1962 का भारत और चाइना का युद्ध हो, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध हो, या 1999 का भारत में जो कारगिल युद्ध हो। उसके बाद भी बहुत सारे युद्ध हुए, इराक में हुए, सीरिया में हुए, अमेरिका के साथ हुए। तो उसमें क्या था कि एक पक्ष बहुत मजबूत था, दूसरा पक्ष बहुत कमजोर था, और वो जो भी वार हुए, वो जो भी युद्ध हुए, वो एक लिमिटेड युद्ध था। लेकिन अभी जो यूक्रेन पर रसिया ने किया है वो एक बहुत बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो मजबूरी में जो नाटो देश हैं और जो अमेरिका है, अभी तो हालांकि वो लोग सैन्य तौर पे ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के समर्थन में नहीं आए हैं, लेकिन जब युद्ध बहुत लंबा खींचने लगेगा तो वो लोगों को भी आना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इतना दबाव बढ़ जाएगा कि उन्हें आना ही पड़ेगा फुल फ्लेज वार में रसिया के खिलाफ, जो कि आने वाले समय में बहुत भयानक संकेत दे रहा है। जब यूक्रेन 1991 में अलग हुआ था रसिया से टूट करके, सोवियत संघ से, उस समय यूक्रेन के पास हजारों की संख्या में परमाणु बम हुआ करते थे। लेकिन इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो और अमेरिका के संपर्क में आने के बाद यूक्रेन ने एक बुडापेस्ट की संधि पर साइन किया 1994 में। उस बुडापेस्ट संधि में परमाणु अप्रसार संधि पर साइन किया गया, जिसमें यूक्रेन में उपस्थित जितने भी परमाणु बम थे उसको नष्ट करा दिया गया इन्हीं नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका और नाटो के जितने भी देश थे वो सारे देश ने मिल करके यूक्रेन को यह भरोसा दिलाया था कि जब कभी भी तुमको आवश्यकता पड़ेगी, तुम कभी फेर में पड़ोगे, तुम कभी युद्ध से ग्रसित होगे, तो हम तुम्हारे मदद के लिए जरूर आएंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज अमेरिका केवल मौखिक मदद दे रहा है। नाटो में 25-30 देश होने के बाद भी वे देश खुल करके रूस के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं और अपनी सैन्य मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि युद्ध के समय किसी भी देश को तुरंत सैन्य मदद और हथियारों की मदद की आवश्यकता होती है। अभी की परिस्थिति यह है कि रसिया जो है वो लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले कर रहा है और अभी मिसाइल से, फाइटर जेट से लगातार हमले जारी है और कीव को किसी तरह से अपने नियंत्रण में लाने का लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के जो फौजी हैं और वहां के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा। जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने अमेरिका द्वारा दिए गए ऑफर कि तुम वहां से भाग जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा, इस ऑफर को ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया। जी हां, अमेरिका ने यह ऑफर दिया था। बताइए, एक ऐसा देश जो सो कॉल्ड सुपर पावर है, वह एक अपने एलाई देश को यह कह रहा है, उसके राष्ट्रपति को, कि तुम राजधानी छोड़कर भाग जाओ, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ने से मना कर दिया। उसने साफ साफ वीडियो संदेश में यह कहा कि हम यही कीव में ही रहेंगे और चाहे मर भी क्यों ना जाए, लेकिन मैं अपने लोगों को अकेले छोड़कर भाग नहीं सकता। इस बात को लेकर के मैं ज़ेलेंस्की की प्रशंसा करना चाहूंगा और हमें प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी देश हो, हमारा दुश्मन देश ही क्यों ना हो। यदि वहां का राष्ट्राध्यक्ष पूरे जनता के सामने आकर यह बयान देता है कि हम भले मर जाएंगे लेकिन युद्ध का मैदान छोड़कर, राजधानी छोड़कर नहीं भागेंगे, वह सराहनीय है।
अपने हाल के दिनों में देखा होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपने लोगों को मरता हुआ छोड़कर हेलीकॉप्टर में पूरे धन संपत्ति इकट्ठा करके और निकल लिए थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने युद्ध भूमि में डटकर मुकाबला करने का निर्णय लिया। आप यह सोचिए कि किसी भी देश के लिए शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है और शांति तभी स्थापित होती है जब आपके पास शक्ति हो। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसका जीता जागता उदाहरण अभी यूक्रेन है। आप देखिए कि यदि यूक्रेन के पास वो 1000 की संख्या में परमाणु बम होते तो क्या रूस आज इस तरीके से यूक्रेन को मसलने का प्रयास करता? भले ही रूस हमारा एलाई देश हो, भले ही नैतिक रूप से हम रूस के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन आप सोचिए कि यदि यूक्रेन के पास भी 100 की संख्या में परमाणु बम होते या 1000 की संख्या में परमाणु बम होते तो क्या रूस आज इस तरीके से व्यवहार करता? नहीं करता। इसीलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी किसी देश में शांति तभी आ सकती है जब उसके पास शक्ति हो, उसके पास क्षमता हो। अब दूसरा एक पहलू यह है कि हमारे जितने भी लोग वहां फंसे हुए हैं उनका क्या होगा। बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि पहले तो तुम फंसे हुए थे, भारत सरकार एडवाइजरी जारी कर रही थी, तुमने नहीं आया उस समय। इसका मैं बिल्कुल वाहियात चीज मानता हूं, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं किसी को नहीं मालूम था कि एक फुल फ्लेज वार हो जाएगा। सबको लग रहा था कि रूस जो है एक डेवलपमेंट कर रहा है और थोड़े दिन बाद यह मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सारे के सारे लोग लगभग 20,000 की संख्या में हैं आंकड़ा। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वहाँ मेडिकल की तैयारी करने के लिए गए हुए, मेडिकल पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वो फंस गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में बहुत संवेदनशीलता के साथ कदम उठाया है और धीरे धीरे वहां के लोगों को सड़क के रास्ते बुल्गारिया और हंगरी तक ला रहे हैं। फिर वहां से प्लेन के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के जो और एयर इंडिया के जो विमान हैं वो उन लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और रूस ने भी यह भरोसा दिलाया है कि वो भारतीय लोगों के साथ कुछ नहीं करेगा, बशर्ते यह मालूम हो कि वो भारतीय हैं। इंडियन फ्लैग जिसके पास है उसको रूस कुछ नहीं करेगा। दूसरा नंबर चीज यह है कि कल यूएनएससी के बैठक में भारत ने वोटिंग देने से ही इनकार कर दिया, अब्सटेन कर दिया, जो कि एक अच्छा कदम है। हम एक वैसे देश के लिए रूस के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते जो देश हमेशा से हमारा विरोधी रहा है। चाहे परमाणु परीक्षण के समय, जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भी यूक्रेन खुल करके यूएनएससी में भारत के खिलाफ वोटिंग किया था। उसके बाद के दिनों को भी देखें तो यूक्रेन हमेशा से पाकिस्तान के को हथियार बेचने में सबसे अग्रणी देश रहा है। बहुत सारे हजारों की संख्या में टैंक जो है यूक्रेन ने पाकिस्तान को बेचे हैं। बहुत सारे हथियार बेचता रहता है पाकिस्तान को यूक्रेन। तो हम यूक्रेन के लिए रूस से तो अपना रिश्ता बर्बाद नहीं कर सकते, जबकि रूस हमारा फंडामेंटल बहुत पुराना एलाई रहा है। चाहे वो 1971 के युद्ध के समय मदद हो या उसके बाद भी हमारे बहुत सारे जो साजो सामान है, युद्ध के साजो सामान, वो रूस से ही आते हैं। तो इस मामले में भारत सरकार ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है कि इस वोटिंग से ही अब्सटेंड कर दिया है। अब आगे यह देखना बाकी है कि क्या जो नाटो के देश हैं और अमेरिका है केवल मौखिक ही मदद करते रहेंगे यूक्रेन का, या आर्थिक सहायता करते रहेंगे केवल, या जो मेन सहायता है फौजी सहायता, क्या अपने फौज को अमेरिका और नाटो के सभी देश जिनकी संख्या 25-30 के आसपास है, क्या रूस के खिलाफ वो सारे देश इकट्ठा होकर अपने फौज को भेजेंगे ग्राउंड पे? यह बहुत दिलचस्प होगा। और अगर सारे देश इकट्ठा होकर के रूस के खिलाफ ग्राउंड पर अपनी फौज उतार देते हैं तब यह मान के चलिए कि यह मामला बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी किसी भी मामले में शांत बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने अमेरिका के सैटेलाइट को मार गिराने का भी धमकी दिया है कि यदि तुम सीधे सीधे सामने आओगे तो हम तुम्हारे भी सैटेलाइट को मार गिराएंगे। और यदि ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पे यह पूरा संसार तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो कि हम सब नहीं चाहेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि ये पूरा विश्व एक तीसरे विश्व युद्ध की तरह जाए, जिसकी विभीषिका कितनी भयानक होगी इसका अंदाजा लगाना भी
बहुत मुश्किल है। अब एक और पहलू सामने आता है कि जो विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, उस राष्ट्र संघ का क्या औचित्य है। क्योंकि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्राइम मेंबर्स हैं, जो 5 अस्थाई सदस्य हैं, वो तो हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हैं और हमेशा से छोटे और कमजोर देशों को अपना गुलाम ही समझते हैं। जब मन करता है तब किसी को अटैक करके अपने में मिला देते हैं, वहां पे गृह युद्ध करवाते हैं। बहुत सारे देश इसके उदाहरण हैं। अभी हाल का उदाहरण आपको अफगानिस्तान है, उसके पहले इराक है, सीरिया है, यमन है, बहुत सारे देश हैं जो बर्बाद हुए इन्हीं देशों के द्वारा। आप समझ जाइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी बूढ़ी काकी हो गई है जिसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है पूरे परिवार में। वो बूढ़ी काकी चिल्लाती रहती है कि शांति शांति शांति, लेकिन उसी परिवार के अपने सदस्य जो हैं वो किसी की सुनते नहीं है। फिर क्या ऐसे संघ की, ऐसे राष्ट्र संघ की आवश्यकता है इस संसार को? क्या उस राष्ट्र संघ की जो बैठक होती है उसमें जिन बातों पर चर्चाएं होती है, उन चर्चाओं का क्या कोई सार्थक परिणाम निकलता भी है या नहीं? अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन मकसद युद्धों को रोकना था तो आज तक ऐसे युद्ध क्यों होते आए हैं? चाहे वह अमेरिका हो या रसिया हो या फ्रांस हो, हमेशा किसी न किसी के साथ दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध होता ही रहता है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध को रोकने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो क्या अब संसार को आगे आकर के एक और मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे युद्धों को रोका जा सके जिससे बहुत लोगों का जान जाने से बच जाए? क्योंकि कोई भी यूक्रेन का नागरिक कि उसमें दोष नहीं है, क्योंकि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो देशों के नेता होते हैं वो युद्ध की घोषणाएं करते हैं और इसकी विभीषिका उन देशों के लोग भुगतते रहते हैं। इस विषय में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारी नज़र रहेगी इस यूक्रेन और रूस के युद्ध पर। बारी बारी से जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा आपको बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।